नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कि ऐसी कंपनी को जो कंपनी कहती है सो हम इंडिया के एज पर द वॉल्यूम सेकंड लार्जेस्ट क्या कहती है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इस चीज़ को लेके, पता है, स्टील वायर को लेकर। इसके अलावा कहती है जो लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चर इन द कंपनी। और ये भी कहते हैं कि वॉल्यूम बाज हम इंडिया में एक बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनीज है, और इन्होंने अपनी मिट्री टन के हिसाब से दिया है, फोकस किया है। जबकि स्टॉक के प्रति ये हम देखने का प्रयास कर रहे थे। यदि हम स्टॉक के प्रति फिलहाल चार्ट के आंकलन करके देखें तो इसको कहते हैं जो लगातार अपने 52 डे हाई को की तरफ बढ़ना, और इसको कहते हैं ब्रेकआउट टेक्निकल भाषा के अंदर। तो ये ब्रेकआउट कहाँ करने वाली है? रिसेंटली के डेटा के बेसिस पे लगता है कि ये ब्रेकआउट करने की चांस के नियर अबाउट पहुंची है। क्या ये ब्रेकआउट कर पाएगी या नहीं, ये तो बात की सवाल है। फिलहाल हम इसकी तरफ जानने की प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, और कंपनी की फंडामेंटल टेक्निकल को, साथ में उसकी रिस्क टू रिकंसिलिएशन की चर्चा करें। जहाँ पे बुक वैल्यू बिल्कुल साइलेंट बैठी है, क्योंकि कंपनी का शायद बुक वैल्यू शायद कुछ और आंकड़ा देती है। जहाँ पे देखा जाए कि कंपनी में जो भीड़ का आंकड़ा है वो बाकी कंपनियों जिनकी पीएस कंपनी होगी उनकी सदी पूरे के पूरे मार्केट दुकानें पे देखा जाए तो 28 लोगों की भीड़ है, और यहाँ पे करीब करीब 91 लोगों की भीड़ है। मतलब कंपैरिजन विद द मार्केट इनके दुकान पे भर भर के भीड़ पड़ी है। इसके अकॉर्डिंगली भी ईपीएस के बेसिस, आखिर ईपीएस कितना कहता है? 5 रुपए के बेसिस पे 6 रुपए की कमाई होती है, अच्छी बात है। इसके अलावा देखा जाए मतलब 120% की कमाई करती है। अब इसके अलावा देखा जाए डेट टू इक्विटी जो 1.61 का है, और करंट रेशियो भी नियर अबाउट द सेम है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में यहाँ पे संबंध है तो हम समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ आरओसी कहती है और आरओई की बात करें 21% का रिटर्न बना के देती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 78% के नियरली है, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। अब सवाल आता है, क्या जो भीड़ जो आंकड़ा है, क्या भीड़ लगातार बढ़ने के चांसेस हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं जो उनको भीड़ बढ़ाया गया है? इसके लिए सबसे बेस्टर होता है कि वॉल्यूम को एनालिसिस करना, मार्केट में क्या जो भीड़ बढ़ी है वॉल्यूम भी है क्या। दोस्तों देखा जाए तो मार्केट में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, अर्थात जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक भरा हुआ है वो इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए, बट थोड़े थोड़े करके कोई अपनी हल्का हल्का करके बुक करके निकाल रहा है। सिंपल सी यही लग रही है। यहाँ पे मार्केट को क्या किया गया है, मैनिपुलेट नहीं किया गया, जो कि वॉल्यूम के बेस पर देख पा। अब सवाल आती है कि क्या स्टॉक आगे चल करके क्या स्टॉक 600 के आसपास पहुंच सकता? तो देखने वाली बात ये होगी जिसके पीछे जो फंडामेंटल टू टेक्निकल की ट्रेंड है वो क्या कहता है, और आर टू आर के बारे में क्या कहता है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा हर एक एक्सपेक्ट को, जहां भी हमने हाईलाइट किया था इसके प्रति क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट्स को समझने की प्रयास करेंगे। जो कंपनी ये कहती है तो इनके पास प्रोडक्टिविटी में क्या है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से और सर्च बाय वॉल्यूम, प्रोडक्ट के हिसाब से स्टेनलेस स्टील, मिल्ड स्टील्स वायर, हाई क्या जो कि कार्बन्स स्टील्स वायर हैं, इस तरह की कंपनी का वायर मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। तो चलिए, जिसका नाम है वंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कंपनी 1985 में बनी थी और ये आज भी कामकाज करती है स्टेनलेस एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग तौर पर। अब इसके बारे में क्या जानना जरूरी है, वह इनकी फंडामेंटल की कुछ पॉइंट्स को समझने जरूरी है। जहाँ पे हम यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का एक ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इनका क्या दर्शाता है, कहता है ट्रेंड इनका लगातार अपर साइड के लिए खुलती नजर आती है। चलिए हम इसका भी समझने का प्रयास करें, जहाँ पे कहती है जो करीब 50% के आसपास की उछाल थी और इविटा में नियरली 123% की उछाल के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की बात करती नजर आई है। इसके अकॉर्डिंग केवल और केवल वाई वाई क्वार्टरली बेसिस के नहीं, पूरे के पूरे हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के बेसिस। जबकि एनुअली डेटा की तरफ देखा जाए तो ये भी लगातार क्या कर रही है, ग्रोइंग कैटेगरीज के अंदर आती है,
और ये देखिए हम यहाँ से कहाँ कनेक्ट करें या फिर यहाँ से करें, ये कैटेगरीज में चेंज होती है। यहाँ पे रिवेन्यू बहुत बड़ी चेंज नहीं हुआ था, नियरली 2% के आसपास, लेकिन ईबिटा के अंदर करीब करीब 37% तक की उछाल देखने को मिली थी। इसका ट्रेंडिंग व्यू हमने जब देखा तो इसके प्रति क्या कहना चाहता है, यहाँ हमने देखा कि लगातार ग्रोइंग स्टॉक है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है कंपेरिजन विद द ईच पीरियड के हिसाब से। इसके अलावा देखा कि हमने 2-3 पीरियड का डेटा है, 2-3 साल का डेटा है, लगातार क्या कर रही है, लगातार स्टॉक में जो इनकी सेल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला, और नियर अबाउट इतना ही प्रॉफिट का भी बढ़ोतरी देखने को। जबकि इंटरेस्ट की पार्ट की बात करें तो इंटरेस्ट की पार्ट भी काफ़ी बड़ी है कंपेरिजन विद द प्रीवियस डेटाबेस। अब इसके बारे में बैलेंस शीट फिगर क्या कहती है, क्योंकि वहाँ जानना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हमने कहा था एक F2 टेस्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा की बात करें तो हमें चाहिए R2R की ज़रूरत। इसमें क्या होगा, ये सब फंडामेंटल्स जो हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जहाँ पे हम रिकन्सिलेशन करने के प्रयास रहते हैं। यदि पिछले पुराने डेटा की तरफ देखें तो क्या करते हैं, लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिला जो शॉर्ट टर्म और कैश के अंदर 92% नियर अबाउट। हाँ, यहाँ पे एक डिमेरिट की बात करती है, थोड़ा सा वीकनेस की बात कर रही है, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने एसेट्स को डेवलप किया उससे ज़्यादा की लायबिलिटी थोड़ा सा बर्डन बढ़ गई। आखिर लायबिलिटी के बढ़ने के पीछे कारण क्या था, और इसके पीछे यूटिलाइजेशन की बात यदि देखा जाए देखने को ये मिलती है कि बोरोइंग्स दर लायबिलिटी को देखा जाए उसमें क्या निकल के आती है, करीब करीब बोरोइंग्स उनका लगातार इंक्रीज किया है, जो रिड्यूसिंग्स होना चाहिए वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती नज़र आती है। ये इनके लिए एक वीक पोजीशन की बात करती है, और जो भीड़ का आंकड़ा वहाँ कहता है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी चार्ट ग्राफ 91 लोगों की भीड़ है, किसकी बेसिस पर, इसके लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट को दबा दिया गया। चलिए, प्रॉफिट को दबा दिया गया, क्या इनको अगले पड़ाव की तरफ क्या कहते हैं, जहाँ पे निवेशक में देखा जाए कैश फ्लो, कैश की तरफ देखा और ट्रेड रिसीवेबल की तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब करीब 360 करोड़ के आसपास का इनका रिस्क पड़ा हुआ है। आखिर यहाँ पे सवाल आता है कि इनके पास जो उन्होंने प्रोडक्टिविटी को सेल आउट किया वो कौन से क्लाइंट को किया, कितनी परसेंटेज की बेसिस पे देखा, कितनी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कहता है और कितनी परसेंटेज ऑफ डेटर्स रेशियोज कहता है कंपेरिजन विद द सेल्स। यहाँ पे रेशियोज की में देखा गया करीब 53 दिन के अंदर पैसा देता है, और ये यहाँ पे चिंता की बात नहीं करता। चिंता की बात यहाँ रखती है जहाँ पे देखा जाए करीब 360 करोड़ के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो ये कहती है यहाँ पे कितना है, 2466 करोड़, 360 करोड़, और नियरली देखा जाए कहती है करीब 80 करोड़। इन तीनों फिगर के बेसिस पे ही हम इसको देख पाएंगे कि आखिर इसके फंडामेंटल्स के अंदर जो रिकन्सिलेशन पार्ट है वो क्या कहना, क्या संकेत देना चाहता है। इसके हिसाब से हमें ये देगा, जिसके हिसाब से यदि हम प्रॉफिट का आंकड़ा करके देखें, नेट प्रॉफिट से लेकर के हर एक एस्पेक्ट को समझ में ये आ पा रही है। जो 2400 यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखें तो हमारे सामने निकल के आती है कितनी परसेंट की, नियरली कह सकते हैं जिनके पास परसेंटेज आती है करीब 3% के आसपास। लेकिन यदि हम डेटर्स रेशियो की तरफ देखा जाए तो कहती है 360 करोड़ डिवाइडेड बाय 2466 करोड़, इसके अकॉर्डिंग कहती है करीब 14% के आसपास। 3% इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन, 14% इज डेटर। अब कंपेयर करते हैं तो 360 करोड़ का डिवाइड करते हैं 79 से, हमारे सामने ये दिखता है नियरली, ये कह सकते हैं जो यहाँ पे करीब करीब 455% की रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे इसके 455% की रिस्क, ये कुछ आंकड़ा इसके लिए कहते हैं जहाँ पे चिंता की बात एक ही जगह देखने को, जिसको कहते हैं वीक पोजीशन की बात। अब समझने की बात है जो क्या निवेशकों के लेकर इंटरेस्ट क्या है मार्केट में। निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट ये है जो मार्केट में जून 24 के डेटा बेसिस में करीब 1 लाख लोग के आसपास थे, और जुलाई 24 के डेटा बेस 1,81,000 लोग आ गए। मतलब पता है क्या हुआ, नियरली कह सकते हैं 80 से 82,000 न्यू शेयर होल्डर्स इस अपनी पोजीशन को इनबिल्ट किया।
अब इनबिल्ट किया तो इसके पीछे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिले जो तो ये था डीआई ने भर भर के बेच दिया। जब डीआई ने बेचा, पोजीशन कम किया तो वो शिफ्ट कर गया कहाँ पे। और ये जो टाइम डेटा होता है टाइम फ्रेम का होता है। आज के टाइम में क्या हो रहा है इसका डेटा नहीं आता। यदि वो 0.5% से कम का हो तो बल्क ट्रेड भी नहीं माना जाता और यो दिखा दिया जाता है। अब समझने वाली बात है, जो 1,81,000 का जो भीड़ का आंकड़ा था उसमें हमारे सामने क्या निकल गया। और पिछले साल से यदि देखा जाए कंपेरिजन डेटा के हिसाब से तो सेल्स 2%, प्रॉफिट करीब 25% इंक्रीज करते। स्टॉक की प्राइस पिछले एक साल से नहीं है और रिटर्न इक्विटी की बात करें तो करीब 21 साथ कामकाज किया है। अर्थात ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी रही है, ऐसा कुछ अंदाजा कहता है। चलिए इसके प्रति भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करें। यहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के, तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्टिविटी की कंपनी है। इनके पास यदि सेगमेंट वाइज देखा तो सेगमेंट वाइज क्या कहती है, जून 24 तक का डेटा था, सेगमेंट वाइज कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर के। जहाँ पे हम इसको पीयर्स की तरफ देखा जाए तो पीयर्स में उससे पहले यदि हम इसको ये देखा जो कब इसका लिस्टिंग हुआ था, जुलाई 10 का इसका लिस्टिंग हुआ था, ये 24 के दौरान की बात है। और यहाँ से लेकर के मार्केट ने उछलना चालू किया और अपनी हाई को नियर अबाउट कह सकते हैं 52 वीक हाई के आसपास भी नज़र आती है। और पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ कामकाज। जहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो उतनी मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, नए प्लेयर आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं आ रहे हैं, छोटे वॉल्यूम के साथ चलती है। अब सवाल आता है क्या कॉर्पोरेट एक्शन तो कुछ होगा नहीं क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी था। इसके अलावा बात करें कुछ है ना कि जो पीयर्स हैं उसमें क्या आती है, जिंदल SW आती है, इसके अलावा हार्टेक आती है, इश लिमिटेड आती है, सभी कंपनियां के लिस्ट में आती है जहाँ पे इनको सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। जहाँ पे शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता तो शायद और बेहतर हो सकता था समझने के पर्पज से। कोई बात नहीं, जो डेटा है हम उसी के समझने का प्रयासरत रहे। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से कोई ना ट्रेडर्स की बात किया जा रहा है ना कोई एडवाइजरी की बात किया जा रहा है। ओनली एज ए लर्नर हूँ मार्केट में और जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लर्न करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस पार्ट के लिए आप सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक कर। चलिए अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलें जहाँ पे हम ये कंपेयर कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या, निवेशकों को मिला क्या। यहाँ पे निवेशकों को मिलने वाली चीज़ में क्या नज़र आई, जब से लिस्टेड हुई है कंपनी तब से निवेशकों को लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर देखने को मिली है। और ये देखने को मिला कि 15 जुलाई के बाद मार्केट में क्या हुआ, अच्छी से पुल बैक देखने को मिला जो कि हायर टू हायर को क्या कर रही है, लगातार टच करने की फिराक में चल रही है। और यहाँ पे देखा गया कि उन्होंने क्या किया था, ब्रेकआउट किया था रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग के बाद। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं हुआ, छोटा सा तादाद में हुआ। फंडामेंटल में इनका फंडामेंटल जो था वो लगातार एक ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर देखने को मिला था, चाहे वो एज पर द क्वार्टरली बेसिस हो या फिर एनुअली डेटा की बात ही क्यों ना हो, ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर फॉल करती नजर आती है। एक जगह चिंता की बात थी, वो चिंता की बात थी डेटर्स रेशियोज के अकॉर्डिंग, जो कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के अकॉर्डिंग हमने समझने का। दोस्तों मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, एक गोल्डन रूल के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।